हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन गेट अ पीआर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, एंड सेकंड थिंग, व्हाट इज एनओसी। हाँ जी, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। देखिए, मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने ये जो वीडियो बनाई है अपनी रिसर्च के माध्यम पर ही बनाई है। अगर आपको कनाडा आना है एज अ स्टूडेंट, तो आप अपने लीगल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कनाडा में टाइम टू टाइम रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो प्लीज़ अपने लीगल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। बट या आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। जब एक स्टूडेंट सोच लेता है कि उसे कनाडा आना है, तो सबसे पहले उसके माइंड में आता है कि उसे 1 ईयर का कोर्स लेना है या 2 ईयर का कोर्स लेना है। ये टोटली आपकी चॉइस पर होता है। पर देखिए, अगर आपने 1 ईयर का कोर्स लिया, तो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको जो वर्क परमिट मिलता है वो मैक्सिमम 1 ईयर का ही मिलता है। और अगर आपने अपना कोर्स 2 ईयर्स का लिया है, तो आपको 2 ईयर्स या 2 ईयर्स से ज़्यादा का लिया है, तो आपको जो वर्क परमिट मिलता है वो मैक्सिमम 3 ईयर्स का मिलता है। तो चलिए जी, सपोज करते हैं कि आप 1 ईयर का कोर्स लेकर कनाडा में आए हो स्टडी के लिए। तो आप 1 ईयर की स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आई है। तो जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पीआर लेने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको उसमें सब कुछ दिखाना होता है कि आपके 1 ईयर के कोर्स में कोई दिक्कत नहीं आई है, तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है अगर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जी, अब वर्क परमिट भी मिल गया। तो वर्क परमिट में क्या होता है कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है, उसने एनओसी बनाई है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एनओसी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनओसी की फुल फॉर्म है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। और हाँ, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन को हम नॉक के नाम से बोलते हैं। जो कनाडा की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस कैटेगरी को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो पहले हम उन 5 स्टेप्स के नाम देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 उसको डिस्कस करेंगे। तो उन 5 कैटेगरीज के नेम हैं: स्किल टाइप 0, स्किल टाइप ए, स्किल टाइप बी, स्किल टाइप सी, स्किल टाइप डी। तो ये है 5 कैटेगरीज एनओसी की। तो सबसे पहले कैटेगरी है स्किल टाइप 0। स्किल टाइप 0 में मैनेजमेंट की जॉब्स आती हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट मैनेजर, माइन मैनेजर, शोर कैप्टन्स। शोर कैप्टन्स में फिशिंग वगैरह की जॉब्स आती हैं। तो दूसरी कैटेगरी है स्किल टाइप ए। स्किल टाइप ए में ये जॉब्स जो आती हैं वो प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं, जिनकी डिग्री हम यूनिवर्सिटी से लेते हैं, और इसके अंडर आती हैं डेंटिस्ट की जॉब, डॉक्टर की जॉब एंड आर्किटेक्ट की जॉब। और जो थर्ड लेवल है स्किल टाइप बी, इसमें जॉब्स आती हैं टेक्निकल एंड स्किल ट्रेड्स, जो कि हम कॉलेज में से लेते हैं एज अ डिप्लोमा, और इसके अंडर आती हैं शेफ की जॉब। जो फोर्थ है वो है स्किल टाइप सी, जिसके अंदर इंटरमीडिएट जॉब्स दैट यूजुअली कॉल फॉर हाई स्कूल्स एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स, एंड इसके अंडर आती हैं बेवरेज सर्वर्स की जॉब, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स एंड बुचर्स। एंड जो फिफ्थ
टाइप है टाइप डी, स्किल लेवल टाइप डी। वो यूजुअली लेबर जॉब्स होती हैं, जैसे फ्रूट पिकर्स हो गए या एनी अदर लेबर जॉब, और इसकी ट्रेनिंग स्पेशल काम पर ही दी जाती है। तो देखिए, जब स्टूडेंट ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली 1 ईयर की और उसने अपना 1 साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया, तो सपोज़ कीजिए कि उसने लेवल ज़ीरो में या लेवल ए या लेवल बी, इन तीनों में से किसी एक में भी जॉब ले ली और अपना एक्सपीरियंस ले लिया, तो उसके बाद वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है? तो अगर बिना किसी दिक्कत के उसने सब कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी दी, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आई, तो उसके बाद भी स्टेप होते हैं। उसको पहले अपनी एक प्रोफाइल तैयार करनी पड़ती है और उस प्रोफाइल में अपनी सभी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ढंग से देनी होती है, अपनी एज, अपना नेम, अपनी क्वालिफ़िकेशन, कनाडा में उसने कहाँ से डिग्री की है और उसका क्या एक्सपीरियंस है। एंड मैं एक आपको बात और बोलना चाहती हूँ, अगर आप +2 के बाद आए हो, तो देखिए 1 साल में आपको एक्सपीरियंस तो कोई होने वाला है नहीं, है ना? तो +2 के बाद थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। अगर आप सपोज़ आप टोरंटो में आए हो, तो आपको दिक्कत हो जाती है अपनी पीआर लेने में, बिकॉज़ इसके लिए भी अ, इन्होंने सीआरएस स्कोर्स काउंट करने होते हैं। तो सीआरएस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर। इसमें आपको कनाडा की गवर्नमेंट 1200 में से स्कोर देती है। तो एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो स्कोर्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 1200, तो ये स्कोर लेने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं अगर आप 12 स्टैंडर्ड के बाद कनाडा में आ रहे हो स्टडी के लिए, क्योंकि देखिए इसके लिए ना तो आपको कोई एक्सपीरियंस होता है कनाडा में जॉब करने का और आपकी एज भी इतनी नहीं होती, है ना? अगर आपने कोई डॉक्टर की स्टडी भी की है, 3 इयर्स का कोर्स भी किया है सपोज़ आपने, तो आपकी एज हो जाएगी 21 ईयर्स, बट आपको मतलब स्टडी करते करते हो जाएगी 21 ईयर्स और आपको एक्सपीरियंस तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत सी चीज़ें काउंट करके गवर्नमेंट आपके मार्क्स देखती है। अगर आपको आप खुद से भी अपने मार्क्स जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कैसे हमारे कितने स्कोर्स बनेंगे। अगर हम ये भी मान लें कि आपने बहुत अच्छी जॉब की है, तो फिर भी वो स्कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाते, और जो ये अपना आप गूगल पे कैसे सर्च कर सकते हो, सीआरएस कैलकुलेटर गूगल पे डालिए और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपकी एज, आपका नेम, आपने कौन सी स्टडी की है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने टाइम का वर्क किया है, वो सब चीज़ें आप जैसे जैसे फिल करते जाओगे वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपके सीआरएस स्कोर्स कितने बनते हैं। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे से अच्छी चीज़ भी की हो, आपको आइल्स का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। अगर आपने सब कुछ चीज़ें अच्छी की हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं बेस्ट वे से, फिर भी आपके 437 मार्क्स ही बनते हैं, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 440 भी बन सकते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेट करके देखे थे, तो आप भी कर सकते हैं। तो इतने बनते हैं। एंड जो कनाडा की कट ऑफ जाती है, जो कनाडा की गवर्नमेंट निकालती है, वो वेरी करती रहती है। तो एक बार मुझे याद है 460 गई थी। तो देखिए आप कितने भी अच्छे हो, तो 437 या 440 आप उस एलिजिबिलिटी को पार नहीं कर सके, तो आपको सीआरएस स्कोर अच्छे नहीं। तो देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके स्कोर्स नहीं बने हैं, बिकॉज़ कनाडा में ऐसी प्रोविंसेस भी हैं जहाँ पर मूव होकर आप अपने स्कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, मींस टू से जो रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा ही आपके बन जाएंगे। तो कनाडा की 5 ऐसी प्रोविंसेस हैं जहाँ पर मूव होके उनके प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर, क्योंकि हर प्रोविंस के प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना थोड़ा सा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। एंड +2 के बाद उसमें भी आपके इजीली स्कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो 5 प्रोविंस जो हैं जहाँ पर आप इजीली पीएनपी वगैरह अप्लाई कर सकते हो, तो वो 5 प्रोविंस हैं: मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, स्केचेसवान, किंग्स एडवर्ड,
एंड एंड ओंटारियो। जी, एक नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, तो यस वो था ओंटारियो। तो इन जगह के प्रोग्राम्स में एंटर करके आप अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हो और फिर अच्छे से प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी पीआर ले सकते हो। ये तो हमने अभी ये डिस्कस किया था कि प्लस टू के बाद आप अच्छे से अच्छा जो भी कोर्स लो, आपके स्कोर्स कंप्लीट नहीं होंगे। बट अगर आप बीए के मतलब बीए के बाद आ रहे हो या बीएससी के बाद आ रहे हो, किसी डिग्री के बाद आके अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करते हो और आपके स्कोर्स अच्छे बन जाते हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि अभी आपके स्कोर्स अच्छे बन गए हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो कनाडा की गवर्नमेंट है, पहले तो वो क्या करती थी, एवरी 2 वीक्स के बाद ड्रॉ निकालती थी, ठीक है। बट अब क्या हो गया, इनके पास इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं स्टूडेंट्स की, तो फिर अभी ये एवरी 2 वीक्स के बाद तो नहीं निकालते, इन्होंने अभी बंद ही कर रखा है ड्रॉ निकालना। तो अगर ड्रॉ ही नहीं निकलेगा, आप एलिजिबल भी हो पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपका लक भी आपका साथ देना चाहिए कि यस सभी प्रोग्राम अच्छे से चल रहे हों, सभी प्रोविंसेस में सबको ज़रूरत हो बंदों की। तो फिर अगर आप एलिजिबल हो, तो उसके बाद आपको ये इनविटेशन, आपको एक मेल आती है, अप्लाई फॉर इनविटेशन। तो उसमें आप अपना पीआर के लिए अप्लाई करते हो। देन आपकी बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, आपकी सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्होंने कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया। सभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर सब कुछ अच्छे से होता है, सब कुछ क्लियर है, तो आपको फिर पीआर मिल जाती है। तो ये होता है पीआर लेने का प्रोसेस। इस तरह से आप इजीली पीआर ले सकते हो। तो चलिए फिर, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी, बिकॉज़ मेरा मेन मोटिव है कि मेरी तरफ से अगर किसी की भी हेल्प हो जाए थोड़ी सी, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानूंगी। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।